Hey, hello everyone. I hope all of you are doing very well. Okay, तो आज की क्लास में हम बोर्ड मास रूल डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, उसके एप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में, वो हम देखेंगे। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना है और हमको सॉल्व करना है। राइट, सो पहले तो जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। ये कह सकते हैं प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं। अगर ये सब है तो सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहली कंडीशन, पहली रिक्वायरमेंट कि आप स्क्वायर्स याद करिए। आप स्क्वायर्स याद करिए 30 तक के, 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 15 to 20, 15 तक क्यूब कम से कम याद होने चाहिए। अगर 20 तक याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। टेबल्स याद होने चाहिए 30 तक के। ये एकदम मस्ट कंडीशन है। अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये मस्ट है, ये हमको आना चाहिए। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे क्वांट में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए 20 तक के अगर हो पाते हैं, नहीं तो 15 तक के तो होने ही चाहिए। सिमिलरली टेबल भी आपको याद होने चाहिए 30 तक के। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल बोर्ड मास। बोर्ड मास के पहले आप टर्म समझ लीजिए जो लिखे हुए हैं। बोर्ड मास, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में भी देखो, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये ऑपरेशन सबको परफॉर्म करने हैं, है ना। बोर्ड मास रूल में जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और इनका मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी देखो एक ऑर्डर है, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस इसको बोलते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस भी बोलते हैं। और एक होता है लाइन ब्रैकेट, जैसे लाइन हम खींच देते हैं ऊपर, 2 नंबर्स के ऊपर या किसी ऑपरेशन के ऊपर हमने एक लाइन खींच दी, जैसे में लिखा 2+3, ये लिख दिया बार। इसका मतलब एक ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट 2+3, ऊपर जो लाइन खींची है वो एक ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 2+3 पहले परफॉर्म होगा, क्योंकि ये लाइन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, लाइन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसलिए पहले परफॉर्म होगा। तो ये ऑर्डर है। पहले ब्रैकेट में भी क्या ऑर्डर हो जाएगा? पहले ये लाइन ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन ब्रेसेस, देन ये लार्ज ब्रैकेट, ये ऑर्डर फॉलो होगा। सबसे पहले ब्रैकेट, उसमें भी ये ऑर्डर, देन फिर ऑफ। अगर कहीं पे लिखा है सेंटेंस में, मतलब एक्सप्रेशन में कई बार लिखा रहता है कि जैसे 5% ऑफ 20, तो पहले ये ऑफ वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले लिखा हो उसको हम परफॉर्म कर देते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है नियम कि पहले हम एडिशन ही करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। जो सीक्वेंस जो एक्सप्रेशन में पहले आ जाता है उस ऑर्डर में परफॉर्म कर लेते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस रूल बेटर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं तो उससे बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 10 ऑफ 40 डिवाइड बाई 10 परसेंट ऑफ 10% ऑफ 60 ब्रैकेट 30 माइनस 4 प्लस 9 डेसिमल। अब इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। फ्रैक्शन में आएगी तो फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने एक रैंडम ऐसी एक एक्सप्रेशन ले लिया है
तो सबसे पहले एज पर दिस रूल ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स ये हैं, है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हैं, इसमें भी पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, लाइन। तो एक्सप्रेशन बिकम्स 40 डिवाइड बाई 10% ऑफ 60 इंटू 30 माइनस 13। हम माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 4+9, है ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो 40 डिवाइड बाई 10% ऑफ 60, और ये ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 17। तो 40 डिवाइड बाई 10% ऑफ, देखो 16 to 17 कितना आएगा, 1020। तो अब इसका 10% पहले ऑफ सॉल्व करना है, तो 1020 का 1020 का 10% कितना होगा, 102। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 102। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, क्या मिलेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 40 डिवाइड बाई 102, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 51। तो आंसर इज 20 डिवाइड बाई 51। तो हमने यहाँ पर बोर्ड मास रूल को फॉलो किया, बोर्ड मास रूल को फॉलो किया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट में भी अपना एक ऑर्डर है, ब्रैकेट में ऑर्डर क्या था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, लाइन ब्रैकेट, देन स्मॉल, देन कर्ली ब्रेसेस, देन लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, फाइन। नेक्स्ट देखो, एक रूल और होता है, एक कहीं बोर्ड मास, फिर एक होता है पेमडास, सिमिलर टू बोर्ड मास, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कई बार कि सॉल्व अकॉर्डिंग टू पेमडास रूल। तो पैरेंथेसिस, पी स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस एम्प्लॉयज ब्रैकेट, या भी ब्रैकेट्स ही आते हैं हमारे, है ना, ब्रैकेट्स ही आते हैं, ब्रैकेट्स का ऑर्डर सेम रहेगा जैसे पिछले केस में था। देन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर, है ना, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर, पहले पावर सॉल्व होंगी, पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, ब्रैकेट्स के बाद पावर सॉल्व होंगी, पावर्स के बाद देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें एक रूल, इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डीएम भी हो सकता है, ये एमडी भी हो सकता है, जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले आता तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन का साइन पहले आता तो डिवाइड कर देंगे, पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो पहले आएगा वो, ठीक है, पेमडास में। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या क्या रहता है, एएस और एसए, जो पहले आ जाए, लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाए वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, जो पहले आ जाए, है ना, लेफ्ट टू राइट। जब एक्सप्रेशन में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा जो पहले आए। पहले मान लो अगर डिवाइड आया तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से पहले नहीं हो सकते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बाद ही होंगे, है ना। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। तो हम जनरली बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं, तो यही हमें ध्यान में रखना है ना। जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे उनमें यही रूल हमारा फॉलो होगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हुआ सबसे पहले बॉडमास रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, यूजफुल आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है। जैसे कि मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको आप याद रखोगे, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये कैसे यूजफुल हो जाती है, जैसे एक एक्सप्रेशन मुझे दिया, मान लो 16 प्लस 24 प्लस, सॉल्व करके ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब मैं कुछ वैल्यू ले लूंगा अभी, और 9, है ना। ये अगर आया, ये तो हम डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं, कितना आएगा 49, है ना। वही अगर देखो इसको, अगर मैं आइडेंटिटी का यूज करके करता तो क्या मिलता, इट इज 4 स्क्वायर
इट इज 2 इंटू 3 इंटू 4, इट इज 3 स्क्वायर। तो ये भी क्या आइडेंटिटी बन रही है, 3 + 4 स्क्वायर विच इज 49। ये मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के बताया कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन आ सकता है सिंप्लीफिकेशन में, जहाँ पर एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हो, मेनली एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हो, वहाँ पर इसका बहुत यूज बढ़ जाता है। कैसे यूज बढ़ता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर दिया सपोज एक क्वेश्चन इस तरह से 0.41x, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ए सिंप्लीफाई 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। ये एक्सप्रेशन दे दिया और मुझसे पूछा कि सिंप्लीफाई करिए। अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, अगर मुझे आइडेंटिटीज मालूम नहीं होंगी तो कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर, पहले इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। अब आप यहाँ से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। बता पा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। एक 2x माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये आंसर बचेगा, है ना, 2x माइनस 3y। तो दिस इज हाउ वी यूज द आइडेंटिटीज, है ना, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में इन जनरल, है ना, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में जनरली इनको यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसी और भी आइडेंटिटीज हैं, और भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आइडेंटिटीज को याद करने के अलावा कुछ और रूल्स हैं जो हम याद रखेंगे, है ना। जैसे एक होता है प्रोडक्ट रूल, सर्च के लिए, बेसिकली सर्च के लिए, जहाँ पर एक्सप्रेशन में सर्च हो या फिर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हो, सर्च और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हो, दोनों में ही सिमिलर आइडेंटिटीज होती हैं, सिमिलर रूल्स होते हैं। जैसे मैं भी एक्सपोनेंट के रूल की बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। तो जैसे अगर बेस सेम है, दो नंबर्स का बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कहा कि 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 70, तो आंसर क्या होगा, 2 to the power 22। ये बिकॉज बेस सेम तो पावर क्या होंगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। दिस इज प्रोडक्ट रूल, बेस सेम तो पावर ऐड। ये मैंने बात की एक्सपोनेंट की। सर्च में भी सेम, सर्च में भी सिमिलर चीज है ना। सर्च में भी वैसे ही हम करते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 1/2, यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 1/3। तो दिस इज इक्वल टू 2 to the power 1/2 प्लस 1/3। तो बेस सेम पावर ऐड। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम सर्च को चेंज कर लेते हैं, है ना, सर्च को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं और वही रूल लग जाते हैं सिमिलर। फिर बात करते हैं पावर रूल्स। अगर जैसे मैं कहता हूँ 5 to the power 5 to the power 5, एक जगह ये लिखा है, एक जगह लिखा है 5 to the power 5 to the power 5, दोनों में क्या डिफरेंस है, 5 to the power 5 to the power 5, ब्रैकेट की वजह से क्या डिफरेंस आ गया। अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो 90% बच्चे मुझे जवाब देते हैं सर दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। बट ऐसा नहीं है, बोथ आर डिफरेंट।
देखो इसमें क्या है, ये जो 5 की पावर है वो इस पूरे पर है। तो जब ऐसा होता है तो ये दोनों पावर्स क्या होती हैं? इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इसका इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर डिटेल में लिखें तो क्या होगा, 5 टू द पावर 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 टू द पावर 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम बेस सेम है, पावर को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 5 तो ये आंसर किसके बराबर आया? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 टू द पावर 25। ये पावर्स जो है ना दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 टू द पावर 25, 5 टू द पावर 25। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, ये हुआ 5 टू द पावर 5 का मतलब ये 5 इंटू 5 25 नहीं है, ये है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना आएगा ये, 25 इंटू 25, 625 इंटू 5। तो ये आएगा 3125, 3125। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 टू द पावर 3125। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, है ना, इसको हम ध्यान रखेंगे कि 5 टू द पावर m टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 5 टू द पावर n टू द पावर n, और इन जनरल a टू द पावर m टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। और जनरली होता क्या है कि जो दूसरे वाला जो हमने लिखा है a टू द पावर m टू द पावर n, ये बड़ी वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द केस में, है ना, हर बार हमको यही बड़ी वैल्यू मिलेगी। चाहे छोटी से छोटा पावर के एग्जाम्पल उठा करके आप देख लो, बराबर मिल सकती है इन सम केसेस, जैसे बराबर कब मिल सकती है, जब मैं देता 5 स्क्वायर टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 ये बराबर क्यों मिल रही है, क्योंकि 2 स्क्वायर भी 4 होता है, ये बराबर मिल सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बाद वाला हमने लिखा है, बाद वाला टर्म, ये बड़ा होता है ना। जैसे एक और पावर रूल होता है, इफ a इंटू बी टू द पावर n, ये है a b टू द पावर n, तो इट इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे अगर एक सिंपल एक्सप्रेशन मुझे सॉल्व करना हो, 12 टू द पावर 48 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 46, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, देखो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, हो जाएगा 3 टू द पावर 48 इंटू 4 टू द पावर 48। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, दिस रूल, डिवाइड बाई 3 टू द पावर 46। अब इसको कैंसिल करोगे, यू विल गेट 3 स्क्वायर, देन द आंसर इज 9 इंटू 4 टू द पावर 48, 9 इंटू 4 टू द पावर 48। तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है वही रूल डिवीजन में भी एप्लीकेबल होते हैं, है ना, वही डिवीजन में भी एप्लीकेबल होंगे, उसको कोशेंट रूल बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो डिवीजन में क्या होगा, माइनस हो जाती है पावर्स, है ना। और इसमें अगर है मान लो दोनों पे पावर सेम है तो ये अलग अलग हम लिख सकते हैं, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। और पावर अगर जीरो हो जाए किसी भी इंटीजर पर, अगर हम पावर जीरो लगा दें, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1, वो हमेशा 1 देगा। पावर अगर नेगेटिव है, जैसे मैं बोलता हूँ 2 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5 इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 5,
1/2 तो क्या होगा 1/32। सिमिलर, सिंपल है ये आइडेंटिटी हमने लिखी है यहाँ पर, ये रही दोनों, है ना। सिमिलरली ये, और 1 इज 0, सॉरी a⁻0 इज 1, a⁻0 इज 1। अब 1 की पावर हम कुछ भी लें, 1 की पावर कुछ भी लें तो क्या मिलेगा, ऑलवेज 1। 1⁻10 ले लो, 1⁻100 ले लो, ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, और ये हमने बोर्डमास रूल पढ़ा, पेमडास रूल देखा, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए। बाकी क्यूब फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कई क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, एडिंग टू डिफरेंट फ्रैक्शंस, वो आता होगा आई थिंक, बट फिर भी एक आइडिया लेते हैं कि कैसे हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, तो पहला रूल तो यही है कि डिनोमिनेटर्स को बराबर बना लो, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स को बराबर बना लो, रूल 1। तो डिनोमिनेटर्स बराबर कैसे बनते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। जैसे 5, 7 और 9 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें, है ना। अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, मल्टीप्लाइंग 5, 7 एंड 9, बस उससे होता क्या है ना, थोड़ी बड़ी वैल्यू आपको मिल जाती है ना। एलसीएम में क्या है ना कि थोड़ा सा छोटा लीस्ट मल्टीपल आपको मिल जाता है, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। लेकिन अगर ये नंबर कोप्राइम्स है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 5 और 7, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 315। अब ये देखो 315 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 7 × 9, है ना। ऐसे ही जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 × 5, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 7, और इस तरह से हम इन फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना करके न्यूमरेटर्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज करो। मैं एक साथ बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन में दोनों चीजें। दूसरा रूल क्या है, अगर मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, वहाँ सिंपल फ्रैक्शन थे, अगर मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, उस केस में क्या करते हैं हम, तो इंटीजर पार्ट को हम सेपरेटली ऐड कर लेते हैं। पहले इंटीजर पार्ट को सेपरेटली ऐड कर लेते हैं, फिर हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को सेपरेटली ऐड कर लेंगे। जैसे इंटीजर पार्ट क्या है यहाँ पर, 2 + 7 - 8, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको अलग से ऐड कर लो, 1/3 + 1/4 - 2/5। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर्स को बराबर बना लो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों कोप्राइम वैल्यूज हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 60। 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 20 × 1, यहाँ पर 1 है तो इस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 15, तो 15 × 1 15, 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 12, 12 × 2 24। तो फ्रैक्शन पार्ट कितना मिला आपको, 35 - 24, 35 - 24 दैट इज 11। तो रिजल्ट इज 111/60। ये मिक्स फ्रैक्शन का आंसर मिलेगा। अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 71/60, है ना। ये तरीका है जहां पर हम इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ लिख देते हैं। बाकी दूसरा तरीका वो है ही कि पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशंस, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी दिया हो वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये बात की हमने फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन के बाद अब हम कुछ
एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं, है ना। अभी तक मैंने अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं बताया सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप समझाया है आपको। स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा क्यूब रूट ऑफ 2744.03, तो हमने 2744 को क्या मान लिया, 2744, क्योंकि हमने याद किया था कि 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। So approximately we have taken this as 2744. So this will result into 14 minus 840। 840 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 841। 30 तक के स्क्वायर याद करने थे ना, इसीलिए। तो 841, तो 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 29। 11.07 कैन बी टेकन एज 11। तो पहले हम LHS देखें, LHS में क्या बचता है, 14 प्लस 11 25, 25 माइनस 29 दैट इज -4। रिजल्ट क्या आ रहा है, -4, इस सबको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो दिस -4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 8। क्वेश्चन मार्क इज x, लेट अस से इट इज x, x डिवाइड बाई 8, x डिवाइड बाई 8। so what is x, x is equal to 8 into -4 that is -32। तो ये अननोन वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। अगर हम 2744.03 का एग्जैक्ट क्यूब रूट फाइंड करने बैठ जाएंगे फिर तो हो गया सवाल, हो ही नहीं पाएगा, पूरे एग्जाम में एक ही सवाल कर पाओगे, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन हमको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कुछ एग्जाम्पल जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, अभी ट्राई करिए। तो पहला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, 5 मिनट इसको दीजिए, 2 मिनट इसको दीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन ही हम लगाएंगे अगेन फिर से। जैसे यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं 37। अब जो ट्रिक हमने पढ़ी थी, हमने सीखी थी कि टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 37। सो 37 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 13। तो 13 का स्क्वायर 169, 1 कैरी। तो 13 को 25 में से माइनस किया तो कितना बचा, 12। 12 में हमने 1 ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये 1369। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम 1369। अब जैसे यहाँ पर 43.88, तो इसको हम 43 लें या 44 लें, 44 लेना चाहिए, है ना, 44 लेना चाहिए। तो 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर क्या होगा, ये 6 कम है ना, 6, 50 से 6 छोटा है, तो 6 का स्क्वायर 36। और 6 माइनस कर दो 25 में से, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके, दिस विल बी 1300 प्लस 1900 इज 3200, 3200 और 36 प्लस 64 अगेन 100, तो 3303। तो 3303 लेने के बजाय वी विल टेक इट एज 3300 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन यूज किया, तो इट इज समवेयर अराउंड 3300। तो LHS विल बी टेकन एज 3300, राइट। अब इसकी बात करते हैं RHS। तो RHS में हम देखें, ये है 1296, 1296, मतलब 97 की हम क्या ले सकते हैं, 1296, क्योंकि 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1296 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो सकता है, 1296 किसका स्क्वायर हो सकता है, थोड़ा सोचिए, 1296 किसका स्क्वायर हो सकता है, थर्टी सिक्स ना। देखो 1296
लास्ट में 6 आ रहा है, या तो 4 आता या फिर 6 आता। फिर ये 2 डिजिट छोड़ते, 12 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। किसकी ज़्यादा क्लोज है? 9 की ज़्यादा क्लोज है। 16 और 12 में 4 का डिफरेंस है। 9 और 12 में, 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। किसके ज़्यादा क्लोज है? 3 के। तो छोटी वाली वैल्यू ले ली जाएगी। ऐसा जनरली होता है, लेकिन ये बहुत क्लोज है वैल्यू ना, ये डिफरेंस बहुत क्लोज है। ऐसी केस में हम क्या करते हैं, 35 का स्क्वायर फाइंड करके देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर क्या आएगा? 1225, 1225। तो ये 1225 से बड़ा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या लिया जाएगा? 36। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 36। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 36। ये अब करना क्या है, इस 36 से, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो LHS में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 3300 डिवाइड बाई 36। अब इसको ले लेते हम एक्स स्क्वायर, और 2600, 50 का स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है 2500, है ना? 50 का स्क्वायर होता है 2500, और तो हम 51 का स्क्वायर इसको ले लें, है ना? तो इसको मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट 51। तो अब 3300 को आप डिवाइड कर दो 36 से, 3300 को डिवाइड करोगे आप 36 से, इट इज समवेयर अराउंड 90, है ना? 90 और 91, है ना? तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो वी विल टेक इट एज 90 प्लस 51 इधर आ जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर। इसको ऐड करोगे इट विल बी अराउंड 141। तो 141 किसका स्क्वायर है? जैसे 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो आंसर इज 12। एक्स शुड बी 12, क्वेश्चन मार्क शुड बी 12। तो क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, है ना? तो दिस इज हाउ वी यूज अप्रोक्सीमेशन इन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। हम मैं अभी एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम मैंने दिया है, अदरवाइज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, देन लिसन टू द सॉल्यूशन। यहाँ भी देखो ऐसे ही बहुत आसपास की वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे 48.99 इज टेकन एज 49, राइट? अब इसे देखो आप, क्यूब रूट 340, 300 और 400 के बीच में किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब, है ना? 7 के क्यूब की वैल्यू कितनी है? 7 का क्यूब होता है 343। तो ये ऑलमोस्ट 343 है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई, ये भी ऑलमोस्ट 7 है, इट इज 7 स्क्वायर, प्लस ये ऑलमोस्ट 13 है, तो 13 स्क्वायर इज 169, इक्वल टू, ये स्क्वायर है एक्चुअली, है ना? दीज आर स्क्वायर्स, तो इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 49 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर यू कैन कैंसिल दिस, तो बचेगा यहाँ पर 7 प्लस 169, इट इज 176, एक्स इज 176, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को। इसके अलावा ना कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं की है ना? सिंप्लीफिकेशन यूजिंग परसेंटेज, है ना? परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज का कंसेप्ट भी हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे अगर मुझे फ्रैक्शन याद करने पड़ते हैं उसके लिए, यानी परसेंटेज के फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, जैसे 1 को मैं 100% के बराबर मान लूँ, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द 100% ऑफ द नंबर। सिमिलरली डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द 50% ऑफ
दैट नंबर, है ना. दिस हैज़ टू बी रिमेंबर, है ना. ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेंगी कि 1/3 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/4 किसके इक्विवेलेंट होता है. उसके बाद हम परसेंटेज को बहुत अच्छे से एम्प्लॉय कर पाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, है ना. सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, है ना. बाकी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हम अपने एंड से लगा सकते हैं. जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 34% ऑफ 90, 34% ऑफ 90, तो यू कैन फाइंड 90% ऑफ 34 बिकॉज बोथ आर सेम, है ना. और यू कैन फाइंड, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 28.5% ऑफ 48, तो देखो इसको आप 29% या 30% लेके सॉल्व कर लो. तो 30% ऑफ 48, क्योंकि 40 वैल्यू का 30% आप निकालो या 28.5% निकालो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर वही मैं बड़ी वैल्यूज के बारे में बात करता कि 28.5% ऑफ 4896 एंड 30% ऑफ 4896, इन दोनों में तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस. तो छोटी वैल्यूज का अगर परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 28.5% और 30% ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू देंगे. बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा, है ना. तो इस तरह से हम परसेंटेज को एम्प्लॉय करते हैं इन सिंप्लीफिकेशन. तो गाइज, तो ये था कि कैसे हमको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने यूजिंग बोर्ड मास. उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक के, क्यूब्स याद होने चाहिए 20 तक के, टेबल्स याद होनी चाहिए 30 तक की. ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है जो फॉलो करेंगे. स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल ऑफ बोर्ड मास while solving the questions on simplification. Even in general calculations also board mass rule has to be applied. चाहे वो आप एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं वहाँ आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा. पेमडास रूल हम तब लगाएंगे जब आपसे बोला जाए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग पेमडास, राइट. हालांकि रिजल्ट सेम आता, अगर हम डायरेक्ट लगा भी दें बिना बोले तो रिजल्ट को कोई फर्क पड़ता नहीं. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड, यानी एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं, पूछे जाए एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, तो आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. इन आइडेंटिटीज का काफ़ी हम यूज़ करेंगे. इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज और हो सकती हैं, बट ये जनरल आइडेंटिटीज़ है, बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होती हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो दीज हैज टू बी लर्न. और सर्ट एंड एक्सपोनेंट्स के आपको ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए. ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स होते हैं सर्ट में भी और एक्सपोनेंट्स के भी, है ना. तो ये बेसिक रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए. देन फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ऐड करना है, इसके बारे में हमने यहाँ पर अभी ये डिस्कस कर लिया है. ये सारी चीज़ें हैं. अगर मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं तो कैसे हमको ऐड करना है. पहले इंटीजर पार्ट को अलग ऐड कर लो, फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेटली ऐड कर लो, कंबाइन कर दो, है ना. ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. बाकी एक अगर हमें कोई वैल्यू क्यू के क्लोज दिख रही है तो आप उस वैल्यू को क्यू के बराबर ही मान लो. स्क्वायर्स के नियर बाई अप्रोक्सीमेशन लगाओ, है ना. अप्रोक्सीमेशन लगाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत यहाँ से समझ में आया होगा. तो गाइस, इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इसमें इतना ही. तो थैंक यू सो मच.